हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस का मीनिंग होता है काल या समय। आपको याद रखना है टी से टेंस, टी से टाइम। इसके हम 2 भाग कर चुके हैं पहली 8 वीडियो में। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, चारों को हमने 4 अलग अलग वीडियो में कवर किया था। उसके बाद पास्ट टेंस के 4 भाग, उनको भी हमने 4 अलग अलग वीडियो में कवर किया था। सभी के फॉर्मूले, सभी का सेंटेंस स्ट्रक्चर और सभी के यूजेस, किन किन कंडीशन में वो यूज़ होंगे, कैसे कैसे सेंटेंस में आएंगे, सबको हम कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। क्या होने वाला है आपके भविष्य में, जिसका किसी को पता नहीं होता कब क्या होगा। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट में आएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सामने वाले जो लगा है उनको अगर चेंज कर दोगे, यहाँ पे लिखा है सब में फ्यूचर, अगर यहाँ पे आप प्रेजेंट लिख दोगे तो ये प्रेजेंट के 4 भाग बन जाएंगे। यहाँ पे आप पास्ट लिख दोगे तो ये पास्ट के 4 भाग बन जाएंगे। यानी कि आपको ये वाले वर्ड्स याद करने हैं ताकि आपको सबके नाम याद हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान। इसके वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है। यानी कि जब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का कोई भी सेंटेंस जब आप इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो उस वाक्य के अंत में या तो आएगा गा, गी या फिर आएगा गे। जैसे कि वह खाना खाएगा, हम गाना गाएंगे, हम खेलेंगे। आप बोल करके देखोगे, ऐसा कोई भी एक्शन जो इन फ्यूचर आप करोगे उसके लास्ट में यही 3 साउंड आपको देखने को मिलेंगी। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को शुरू करने से पहले हमें जान लेना है कि विल और शैल का प्रयोग किसके साथ होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर के 4 भागों में ये दोनों शब्द बार बार रिपीट होंगे और आपको इनका यूज़ ज़रूर समझ लेना है। हम बात करेंगे सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंसेस की, नॉर्मल कंडीशन की। तो हमारे सब्जेक्ट में आए ही, सी, इट, दे, यू या फिर कोई भी नाम, वो नाम चाहे किसी मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़, एनिमल्स, प्लेसेस, किसी भी चीज़ का नाम हो, कि एनीथिंग, एनी मटेरियल, एनी मशीन, वो वट एवर द थिंग इट इज़, आपको उसके साथ में विल का यूज़ करना है। दूसरा है कि अगर कहीं पे आई या फिर वी आता है, आई एंड वी, उनके बाद यूज होगा शैल का। बाकी अगर आपको याद करने में कोई कठिनाई हो तो खाली आप आई और वी को वी का यूज़ समझ लो कि आई और वी के साथ आएगा शैल, बाकी सबके साथ आएगा विल। तो चलो अब इनको सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस में होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर विल शैल, विल शैल के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, विल और शैल दोनों मॉडल्स भी हैं। तो मॉडल्स का एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि मॉडल्स के तुरंत बाद में अगर कोई वर्ब की फॉर्म आएगी, इसको दोबारा सुन लीजिए, मॉडल्स के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब की फॉर्म आएगी तो हमेशा और हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अनिल विल रीड द बुक, अनिल पुस्तक पढ़ेगा। अनिल हमारा सब्जेक्ट है। पिछली स्लाइड में हमने विल शैल का प्रयोग जानना था, तो अनिल जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक नाम है, तो उसके बाद आएगा विल। रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द बुक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। वी शैल ड्राइव द कार, वी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद आया शैल, क्योंकि हमने पढ़ा था आई और वी, इन दोनों के साथ में आएगा शैल, बाकी सबके साथ में आएगा विल। तो यहाँ पर वी के बाद शैल। ड्राइव हमारी वर्ब की फॉर्म है, द कार, हम कार ड्राइव करेंगे या हम कार चलाएंगे, लास्ट में आएगा गे। तो आपको लास्ट की साउंड भी पहचाननी है, गा, गी, गे।
अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दो कि यहाँ पर नोट आ रहा है विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। सचिन विल नॉट कम टुमारो, सचिन कल नहीं आएगा। इसमें भी आप देखोगे सचिन हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद विल, नोट। यहाँ पर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर में यही ध्यान देना है कि नोट कहाँ पर आ रहा है, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आया नोट। यू विल नॉट वर्क देयर, तुम वहाँ काम नहीं करोगे। यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद विल, नॉट, वर्क हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में है नॉट। अब आएगा इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आप समझ चुके होंगे कि हमेशा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे सब्जेक्ट से पहले भाग जाती हैं, उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे भी आप देखो विल शैल पहले है, फिर सब्जेक्ट, जैसे कि विल सारा राइट अ पोएम, क्या सारा एक पोएम लिखेगी। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। विल दे डांस इन द पार्टी, क्या वे पार्टी में डांस करेंगे। तो विल फिर से हेल्पिंग वर्ब जो पहले आ गई है सब्जेक्ट से, दे हमारा सब्जेक्ट है, डांस इन द पार्टी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप केवल इसमें आई और वी का ध्यान रखना, बाकी चाहे वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, चाहे गिनती में एक है, दो है या दो से ज़्यादा है, विल और शैल के ऊपर सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होने वाला है। आने वाले समय में होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए, ध्यान दीजिए, आने वाले समय यानी कि वो आने वाला समय हो सकता है 1 घंटे बाद का हो, 1 दिन के बाद का हो, 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, वट एवर द कंडीशन इज, बट इट इज़ इन फ्यूचर टाइम। होने वाले कार्य का वर्णन करने के लिए, एनी वर्क दैट इज गोइंग टू अंडरटेक इन फ्यूचर टाइमिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वी शैल कुक द फूड, हम खाना पकाएंगे। अब कब पकाएंगे, वो हो सकता है शाम को पकाएं, हो सकता है कल पकाएं, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये एक्शन इन द फ्यूचर होगा, हम आने वाले समय में खाना पकाएंगे। दे विल टेक पार्ट इन द समिट, वे समिट में हिस्सा लेंगे। अब वो समिट कल है, परसों है, नरसों है, इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये एक्शन, ये समिट इन फ्यूचर कभी ना कभी होने वाली है जिसमें वो लोग हिस्सा लेंगे। इंटरचेंज द यूज ऑफ विल एंड शैल, ये कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जहाँ पर विल और शैल अपना प्रयोग आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज का मतलब है जहाँ पर विल आना चाहिए था वहाँ पर तो आएगा शैल, और जहाँ पर शैल आना चाहिए था वहाँ पर आएगा विल। फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन क्या है, प्रोमिस एंड ऑफर, जब कहीं पर किसी को कोई प्रोमिस यानी वायदा किया जाता है या किसी को ऑफ़र दिया जाता है। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, आई विल मीट यू एट 3 o'clock, मैं आपसे 3 बजे मिलूँगा। यानी कि ये एक टाइप से प्रोमिसिंग सेंटेंस है, प्रोमिस कर रहा है, वायदा कर रहा है कि वो 3 बजे मिलेगा। यू शैल ईट सम मोर फूड, आपको कुछ और खाना चाहिए। यानी कि ये एक ऑफ़र की सेंटेंस है, ऑफ़र दिया जा रहा है सामने वाले को कि आप कुछ और खाना भी लीजिए। इसलिए आप ध्यान दोगे आई के बाद यहाँ पर आ रहा है विल। नॉर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा था आई और वी के बाद आएगा शैल और बाकी सबके साथ आएगा विल, लेकिन यहाँ पर सब उल्टा है, यू के बाद आ रहा है शैल, यानी जहाँ पर शैल आना चाहिए था वहाँ पर आ गया विल, जहाँ पर विल आना चाहिए था वहाँ पर आ गया शैल। यहीं पे आपको ये समझना है कि विल और शैल दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली इस प्रोमिस और ऑफ़र को देखते हुए। कुछ कंडीशंस आगे और भी हैं जिनमें एक है डिटर्मिनेशन,
जहाँ पर किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय दिखाया जाता है, उस कंडीशन में भी आएगा विल और शैल का बदला हुआ रूप। जैसे वी विल डिफीट द एनिमी, हम एनिमी को ज़रूर हराएंगे। सोल्जर्स जो है वो अपना दृढ़ निश्चय करके जाते हैं कि उन्हें दुश्मन को हराना है। आई विल पास द एग्ज़ाम, बच्चे भी डिटरमाइंड होते हैं बहुत सारे, जैसे आप लोग भी होंगे कि हमें एग्ज़ाम को ज़रूर पास करना है। तो इसमें भी आप देखोगे वी और आई दोनों के साथ में शैल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ आया है विल, क्योंकि दोनों विल और शैल ने आपस में इंटरचेंज अपना कार्य कर लिया। तीसरी कंडीशन कहती है जहाँ पर कोई थ्रेट का मीनिंग है डर, रिक्वेस्ट कोई निवेदन किया जाता है, वहाँ पर भी विल और शैल आपस में अपना प्रयोग चेंज कर लेते हैं। इफ़ यू फिनिश यूर वर्क यू शैल स्टे आफ्टर द स्कूल, शायद सेंटेंस में कुछ मिसिंग है। इफ़ यू डू नॉट आना चाहिए था, इस सेंटेंस में आएगा इफ़ यू डू नॉट फिनिश यूर वर्क, अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, यू शैल स्टे आफ्टर द स्कूल, तो तुम्हें स्कूल के बाद भी रुकना पड़ेगा। देखो बच्चे को डर दिखाया जा रहा है कि तुमने अगर अपना कार्य पूरा नहीं किया तो तुम्हें स्कूल टाइमिंग के बाद भी रुकना पड़ेगा। विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, यानी कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। यहाँ पर भी शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर विल तो नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो यहाँ पर आना चाहिए था शैल। शैल यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे प्लीज़, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो यहाँ पर भी आएगा शैल। हो जाती है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स PDF बनाते समय। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने जाना फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और उसका यूज़। उम्मीद है आपको कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने पहले वाले टेंसेस की वीडियो जिनमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कवर किया गया है वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप देख लें। और ध्यान रखें, मैं फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।